दबाव, प्रवाह, तरंग, विद्युत चुंबकीय बल। दबाव स्वभाव गति से भिन्न सम विषम आवेश के लिए प्राप्त व्यवस्थाएं दबाव है। प्रवाह निरंतर रस द्रव्य का ढाल की ओर गति प्रवाह है। तरंग ठोस तरल विरल में भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न तरीके से तरंग होना पाया जाता है। ठोस वस्तु में कंपनात्मक गति के रूप में तरंग है। तरल पानी में हवा के संयोग से अथवा किसी पदार्थ, जीव, जानवर, मानव के संयोग से उत्पन्न प्रतिक्रिया तरंग के रूप में है। जैसे मानव के पत्थर फेंकने से, कूदने से, हवा के दबाव से पानी कंपनात्मक गति सहित दौड़ता है। यही तरंग के नाम से जाना जाता है। विरल वस्तु में शब्द, ताप, विद्युत किरण, विकिरण तरंग रूप में प्रमाणित होते हैं। विद्युत तरंग यह चुंबकीय धारा के विखंडन से उत्पन्न प्रवाह है। चुंबकीय धारा जिन छोटे छोटे रूप में विखंडित हो पाते हैं वे टुकड़े किसी माध्यम से संप्रेषित होते हैं अर्थात दौड़ते हैं। माध्यम के बारे में संपूर्ण प्रकृति विद्युत धारा का धारक वाहक होना पाया जाता है। संपूर्ण प्रकृति विद्युत ग्राही है। कम से कम या अधिक से अधिक यह कम या अधिक होना दबाव प्रवाह मात्रा विधि से तय होता है। ध्वनि तरंग, ध्वनि और भाषा तरंग। ध्वनि एक से अधिक वस्तुओं के संघर्ष से एक में होने वाली स्वयं स्फूर्त क्रिया से ध्वनि होना पाया जाता है। इसके प्रयोग में कोई दो पत्थर को घिसने से ध्वनि होता है। कोई भी दो धातु के आपस में टकराने से ध्वनि होता है। इसी प्रकार पत्ते हवा से हिलने पर भी ध्वनि होता है। इसी प्रकार मानो गला, तालु, ओंठ, जीभ के संयोग से ध्वनि पैदा करते हैं। इसको राग कहते हैं। यह भी ध्वनि ही है। इसी प्रकार से गाय, बैल, भैंस, बकरी, जीव, जानवर अपने अपने ढंग से ध्वनि निष्पादित करते हैं। जीव, जानवर, चिड़िया, मेढक आदि के ध्वनि उन प्रजाति के लिए भाषा भले ही हो और प्रकृति के लिए ध्वनि रूप ही स्वीकार हुआ है। वैसे ही मानव के लिए भी अपनी भाषा अर्थ संगत भले हो, अन्य प्रकृति के लिए ध्वनि होना ही प्रमाणित है। कोई कोई जीव जानवर ऐसे हैं जो मानव के संकेतों का अनुकरण कर लेते हैं। इस प्रकार ध्वनि और भाषा का स्पष्ट स्वरूप मानव को समझ में आता है। अर्थ को इंगित कराने वाले शब्द तरंग को भाषा तरंग कहते हैं। इन दोनों प्रकार की निष्पत्ति स्थली से जुड़े हुए जितने भी विरल पदार्थ रहते हैं उनके ऊपर उसका दबाव होना पाया जाता है। फलतः वातावरण स्थली अणु समूह के ऊपर जो दबाव आरोपित हुई और उनमें कंपन तैयार हुई, इसको हम तरंग कह रहे हैं। इस विधि से तरंग अणु से अणु को संप्रेषित होते हुए अथवा अनुप्राणित होते हुए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे शब्द और ध्वनि को विद्युत वाहिता पूर्वक प्रसारित करने की क्रिया को रेडियो टेलीविज़न तरंग माना जा रहा है। इस स्वरूप में हमें शब्द तरंग को इसलिए समझना जरूरी है कि हम मानव शब्दों को जितना भी प्रयोग करते हैं उसकी सार्थकता को अपने नज़रिए में बनाया रखना जरूरी है, क्योंकि हम स्वयं सार्थक होना चाहते हैं। सार्थकता का स्वरूप पहले स्पष्ट हो चुका है। सार्थकता का सूत्र मानव के समझदार होने से, व्यवहार व्यवस्था में जीने से, जीवनाकांक्षा मानवाकांक्षा को प्रमाणित करने से है। इसलिए हर शब्द को सार्थकता के अर्थ में प्रयोग करना जरूरी है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को मानव प्राकृतिक विधि से बिजली चमकता हुआ रूप में या प्रकाश के रूप में देखता है। इसके लिए मूल में निश्चित दूरी में बादल के रूप में निश्चित अच्छे घने बादल का अपने निश्चित अच्छी दूरी में से पास में आने से हुई ध्वनि को ही बादल गरजना कहा जाता है। इन दोनों के पास में आने से धरती के संयोजन के साथ, धरती का संबंध जुड़ने के साथ विद्युत प्रवाह अपने आप दौड़ता है।
जिसका प्रवाह जीव जानवर मानव पेड़ पौधे के ऊपर देखा गया, यही प्राकृतिक रूप में देखा हुआ बिजली प्रकाश और प्रभाव है। बिजली प्रकाश राहगीर को राह देखने के रूप में तो दिखी, लेकिन प्रवाह का और कोई सकारात्मक पक्ष में प्रयोग नहीं हुआ। इन दोनों स्थिति को देखा हुआ मानो यह क्या है, कैसा है, बहुत कुछ सोचा समझा। अंततो गत्वा चुंबकीय धागा का विखंडन विधि से, जिसको डायनामो कहा जाता है, साइकिल के चक्के के साथ घुमाकर प्रकाश को प्राप्त किया। इसके बाद क्रम से धरती पर सभी जगह तक बिजली प्रवाह को दौड़ता हुआ कार्य करता हुआ सब प्रदर्शित है। विद्युत धारा में घोषित विश्लेषण दो मुद्दों पर हैं। पहला विद्युत धारा का स्रोत है और दूसरा धारा प्रवाह में होने वाली क्रियाकलाप। विद्युत प्रवाह के मूल में चुंबकीय धारा के विखंडन के बराबर में विद्युत धारा होना, विद्युत धारा चुंबकीयता से मुक्त न होना, फलतः चुंबकीय विद्युत धारा का नामकरण होना सार्थक पाया जाता है। इसमें धारा के साथ परमाणु अंश दौड़ती रहती है, ऐसी परिकल्पना दी गई। वास्तविकता रूप में यदि परीक्षण करने के लिए तत्पर हो जाएं तो हम यह पाते हैं, हर माध्यम में स्वभाव गति के रूप में जो अणुओं का संकोचन प्रसारण बना रहता है, विद्युत प्रवाह के माध्यम होने की स्थिति में वह संकोचन प्रसारण बढ़ जाता है। संकोचन प्रसारण विधि से ही प्रवाह और दबाव बनी रहती है। संकोचन विधि से दबाव, प्रसारण विधि से प्रवाह होता हुआ देखने को मिलता है। इसी क्रम में दौड़ता हुआ विद्युत प्रवाह अपने निकटवर्ती वातावरण में जितने भी विरल वस्तुएं रहते हैं उन पर अपना प्रभाव प्रसारित करता है। फलस्वरूप विद्युत धारा के साथ साथ उसका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है। इस प्रभावी क्षेत्र को अत्यल्प दबाव प्रभाव रूप में भी देखा जा सकता है। सर्वाधिक दबाव प्रवाह के साथ भी देखा जा सकता है। विद्युत प्रवाह अपने में नियंत्रण के सीमा में कोई हानिप्रद वस्तु नहीं है, न ही यह स्वयं में प्रदूषण युक्त कोई ऊर्जा है। यह विद्युत ऊर्जा अपने में प्रदूषण मुक्त ही है। इसके उपयोग से प्रदूषण पैदा करें या न करें, यह मानव विवेक पर निर्भर है। इस पर अच्छी तरह से अपने को संयत बना लेना सहज सुलभ है। दूसरी ओर इसकी अर्थात विद्युत ऊर्जा की विद्युत की उपलब्धि में आवृत होने की जो आवश्यकता है, यह प्रदूषण मुक्त होना तभी संभव है जब धरती की संतुलित ताप को वरीय बिंदु के रूप में हम देख पाते हैं। आज इसी दृष्टि की आवश्यकता है। दृष्टि का स्वरूप मानसिकता, ज्ञान, विवेक, विज्ञान के रूप में सार्थक कार्य करता हुआ देखने को मिलता है। सहअस्तित्ववादी ज्ञान, विवेक, विज्ञान विधि से हम धरती और मानव के सहअस्तित्व को ध्यान में ला सकते हैं। मानव और धरती का सहअस्तित्व समझ में आने की स्थिति में धरती का स्वास्थ्य वरीय स्थिति में आना, प्रदूषण मुक्ति का उद्देश्य वरीय स्थिति में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहेगी। विकल्प पहले से ही स्पष्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जल प्रवाह बल को हम उपयोग करें न करें, प्रवाह तो हर देश काल में बना ही रहता है। ऋतु संतुलन की सटीकता, इन नदियों के अविरल धारा का स्रोत होना ही समझदार मानव को स्वीकार होता है। इसी के साथ वन खनिज का अनुपात धरती पर कितना होना चाहिए, इसका भी ध्यान सुस्पष्ट होता है। इसमें ध्यान देने का बिंदु यही है कि हर देश में विभिन्न स्थितियां बनी हुई हैं। हर विभिन्नता में वहाँ का ऋतु संतुलन अपने आप में सुस्पष्ट रहता ही है। विकल्प विधियों में अर्थात प्रदूषण मुक्त विधि से हम विद्युत को जितना पा रहे हैं उससे अधिक प्राप्त कर लेना आवश्यक है। ऐसे विद्युत से सड़क में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसके लिए बैटरी विधि से विद्युत को संजो लेने की आवश्यकता है, जिससे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गाड़ी चल सके। उसकी उपलब्धि जैसा खनिज तेल उपलब्ध होता है ऐसा हो सकता है। इसे हर समझदार व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। जहाँ तक खेल में चलने वाली गाड़ी, हवा में चलने वाली गाड़ी की बात है, उसके लिए वनस्पति तेल को योग्य बनाकर उपयोग करेंगे।
जल पर चलने वाले जहाज़ों के लिए वनस्पति तेल अथवा सूर्य ऊर्जा और बैटरी विधि तीनों को अपनाए रखेंगे। इस क्रम में मानव का मन सज जाए, मानव एक बार ताकत लगाए तो प्रौद्योगिकी संसार अर्थात प्रवाह बल के साथ जूझते मानव जाति से प्रकृति के साथ होने वाले पाप कर्म अपराध कर्म रुक सकते हैं। नियति विधि से मानव का प्रकटन वनस्पति और जीव संसार का प्रकटन होने के बाद हम स्वीकार कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। इसके बावजूद नियति के साथ अपराध में जुड़ गए। इससे छूटना आवश्यक है। जल प्रवाह एवं सूर्य ऊष्मा उक्त दोनों स्रोत पर विचार करें तो यह पता चलता है कि मानव प्रयोग करे न करे प्रवाह रहता ही है। सूर्य ऊष्मा हर समय धरती को छुआ ही रहता है। इसको भले प्रकार से हम समझ सकते हैं, अपने ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक प्रयोग और प्रौद्योगिकी विधि को अपना सकते हैं। तब विद्युत स्रोत जितना चाहिए मानव को उससे भी कई गुना हमारे पास उपलब्ध रहना संभावित है। हर मानव ऊर्जा स्रोत से धनी रहने की इच्छा रखता है। समझदार मानव उपयोग सदुपयोग प्रयोजन सुनिश्चित करने के अर्थ में जीना बना ही रहता है। इससे मानव से विश्वास करने का आधार भी संभावित है। मानव के साथ परस्पर विश्वास विधि से ही उक्त दोनों प्रकार के स्रोत उपयोग कर सकते हैं। इससे ही धरती में मानव इन नियति विरोधी मानव विरोधी प्रकृति विरोधी कार्यक्रम से मुक्त हो सकता है। विरोध के स्थान पर परस्पर पूरक उपयोगी सहकारी होना प्रमाणित होता है। ऊर्जा क्रियाकलाप के मूल में चुंबकीय बल संपन्नता का जिक्र प्रयोग हो चुका है। ऐसी चुंबकीय बल संपन्नता कहाँ से कैसे, इस मुद्दे पर प्रश्न अध्ययन करने में तत्पर प्रत्येक मानव में होना स्वाभाविक है। इस मुद्दे में यह स्पष्ट हो चुकी है कि व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु में डूबा भीगा घिरा हुआ है। भीगा रहने के आधार पर ऊर्जा संपन्नता ही बल संपन्नता चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में प्रत्येक इकाई में वर्तमान है। इसके प्रमाण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हर प्रजाति के परमाणु व अणु बंधन भार बल संपन्न है। व्यापक वस्तु संपूर्ण प्रकृति में वस्तु में पारगामी है। इसलिए प्रत्येक वस्तु व्यापक वस्तु में भीगा रहता है। वस्तु अपने में ऊर्जा प्रकाशन करता हुआ गवाहित होने के उपरांत ही हम मानव वस्तु के ऊर्जा संपन्न होने का अनुमान होना पाया जाता है। ऐसे अनुमान के अंतर्गत ही इसका स्रोत क्या है, इसका उत्तर व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण वस्तु में रहने का ज्ञान होने के उपरांत यह पता चला कि व्यापक वस्तु ही मूल साम्य ऊर्जा है। ऊर्जा संपन्नता के रूप में प्रत्येक वस्तु, चाहे वे अणु हो परमाणु अंश क्यों न हो, ये सब इकाइयाँ ऊर्जा संपन्न रहना इसकी नित्य क्रियाशीलता से बोध हो गया। इस विधि में प्रत्येक इकाई में ऊर्जा संपन्नता बल संपन्नता की स्वीकृति स्थिति गति के आधार पर संपन्न हुई। ऐसी ऊर्जा संपन्नता प्रत्येक इकाई के ऐश्वर्य में वैभव रूप में चुंबकीय बल संपन्नता अणुबंधन भार बंधन रूप में मानव को समझ में आया। यह संपूर्ण वस्तुएं अपने में संपूर्ण रहते हुए संपूर्ण के साथ अर्थात धरती के साथ पूरकता आवश्यकता को प्रमाणित करता हुआ देखने को मिलता है। इस मुद्दे पर भी ठोस तरल विरल वस्तुएं अपने अपने जातीय वस्तु के साथ सहयोग उपयोगिता को प्रमाणित करने में तत्पर होने के रूप में स्थिति गतियों के रूप में स्पष्ट किया गया है। इस विधि से धरती के संपूर्ण वैभव के अंगभूत जितने भी कार्य विन्यास हैं वह सब सहज अभिव्यक्ति के साथ ही हैं। मानव अपने अद्भुत शिल्प यांत्रिकता के साथ जितने भी विद्युत धारा को उत्पादित करने के लिए प्रवाहित करने के लिए उपक्रम करते हैं वह उपक्रम में प्रवाह मिलता भी है। वह प्रवाह अंततो गत्वा धरती में ही समाकर सहस्तित्व को प्रमाणित कर देता है। धरती के ही अंगभूत द्रव्य के रूप में चुंबकीय द्रव्यों को पाया जाता है। इनके परस्पर यांत्रिकतावश चुंबकीय धारा की विद्यमानता उसके विखंडनवश विद्युत धारा उसके संपूर्ण प्रयोजन के अनंतर अथवा उपयोग के अनंतर संपूर्ण विद्युत धारा धरती में समाकर पुनः चुंबकीयता के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रक्रिया का जिक्र यहाँ इसलिए किए हैं कि यह विद्युत प्रवाह एक आवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए इसको आवश्यकता के रूप में बनाए रखना उचित है। इसकी उपलब्धि के लिए उपक्रम विधि को पुनः संयोजन शाश्वत स्रोतों से जोड़े जाने की संभावना समीचीन है ही। अतएव इस विधि से हम चुंबकीयता से विद्युत प्रवाह तथा पुनः चुंबकीयता तक पहुँच जाते हैं। चुंबकीयता न घटने न बढ़ने के रूप में व्यापक वस्तु में संपृक्त संपूर्ण वस्तु को पहचान कर लेना उचित होगा। यह तथ्य हमें समझ में आ चुका है कि चुंबकीयता वस्तु में प्रकट होता है। ऐसे चुंबकीय द्रव्य को ससम्मुख यांत्रिकीय विधि से निश्चित अच्छी दूरी पर स्थिर करने की स्थिति में इन दोनों की परस्परता में चुंबकीय धारा बना ही रहता है। चुंबकीय धारा का मतलब एक दूसरे के साथ मिलने की प्रवृत्ति। इन दोनों वस्तु के बीच कितने भी अणु परमाणु विरल रूप में रहते हैं, इन्हें चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में होना पाया जाता है। इसका विखंडन इसके विखंडित क्रम से धारा को प्रवाह को ग्रहण करते हुए देखने को मिलता है। यही पुनश्चा माध्यम के द्वारा दूर दूर तक पहुँचता है। ऐसे विखंडन क्रम में क्या कोई वस्तु द्रव्य बना रहता है कि नहीं, इस मुद्दे पर यही स्पष्ट होता है कि हर अवकाश में कुछ न कुछ संख्या में अणु होते ही हैं। यही अणु चुंबकीय धारा के प्रवाह क्षेत्र में होना भी स्पष्ट हो चुकी है। विखंडन क्रम में इस अवकाश में चुंबकीय प्रवाह क्षेत्र में आए अणुओं में विद्युत धारा से प्रवाहित होना भी स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ यह भी अनुमान होता है कि चुंबकीय प्रभाव और विखंडन दबाव के साथ इन अणुओं का परमाणु में विघटित होने अथवा परमाणु विघटित होकर परमाणु अंश के रूप में दौड़ लगाने की भी संभावना बनी रहती है। विद्युत प्रवाह के साथ यद्यपि प्रवाह के साथ माध्यम पर होने वाला प्रभाव उसके फलस्वरूप होने वाली क्रिया स्पष्ट होती है। माध्यम पर विद्युत प्रवाह प्रवाहित होते ही उनमें संकोचन प्रसारण बढ़ना हो ही जाता है। इसको हर जिज्ञासु अर्थात प्रयोग पूर्वक समझने की इच्छा रखने वाला परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। जितने भी उपक्रम विद्युत प्रवाह के लिए बन चुके हैं, प्रवाहों को नियंत्रित करने, संयत करने, विभाजित करने, उपयोग करने, नापने और सुनिश्चित करने के जितने भी उपकरण बन चुके हैं, पर्याप्त लगते हैं। यदि आगे और कोई आवश्यकता होने की स्थिति में मानव में शोध अनुसंधान प्रवृत्ति है ही, इससे आपूर्ति होना संभावित है। इससे आश्वस्त होते हुए शाश्वत निरंतर प्राप्त विद्युत निष्पादित यंत्रों को संचालित करने के लिए स्रोतों का अवश्यमेव प्रयोग करना ही हमारा सौभाग्य भविष्य होगा। आज तक पुरुषार्थी मानव से बैटरी के रूप में जो उपलब्धियां हुई हैं, उससे सेल वाली बैटरी और प्लेट वाली बैटरी हैं। पहले सेल वाली बैटरी में कार्बन प्लेट होना पाया जाता है, उसके चारों ओर रसायन द्रव्य और जिंक या सीसा का कवच होना पाया जाता है। इसके अंदर जो रसायन द्रव्य रहता है वह सीसा या जिंक के साथ क्रिया करते हुए अणु के रूप में आवेशित होकर अपने प्रभाव क्षेत्र में विद्युत प्रसारण किया करता है। यह प्रभाव क्षेत्र एक के साथ एक जुड़कर कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसमें विद्युत प्रवाह उपलब्ध हो पाता है। इस बैटरी से बल्ब जलते हुए देखते हैं। दूसरी विधि से प्लेट बैटरी में भी रसायन द्रव्य अम्ल लवण आदि द्रव्य होते ही हैं। अम्ल तो होते ही हैं, इनके संयोग में आए हुए धातुओं में क्रिया संपन्न होना स्वाभाविक रहती है। इनमें धातु अणुओं को आवेशित करने के लिए प्रवाह को पहुंचाया जाता है। यह विद्युत प्रवाह उस बैटरी कवच में स्थापित धातुओं पर प्रभाव डालता है। फलस्वरूप रसायन संयोग से धातुओं के अणु आवेशित होकर विद्युत ग्राही बन जाते हैं, इसी को चार्ज करते हैं। इस क्रम में विद्युत प्रवाह से उत्पन्न प्रभाव परिपूर्ण होने के फलस्वरूप उस बैटरी से प्रकाश आदि क्रिया में काम लेता हुआ मानव यान वाहनों में उपयोग करता हुआ देखने को मिलता है। इसमें से यंत्र संचालन के आरंभ में उसमें विद्युत प्रवाह को प्रायोजित करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है
कि इन सब तथ्यों के साथ मानव की जो आज की स्थिति में जो क्षमता है उसके अनुसार ये सब विधियों से विद्युत प्रवाह की निष्पत्ति, उसका नियंत्रण और कार्य विधियों में पारंगत हो चुके हैं। इसलिए इन सभी मुद्दों पर जो तकनीकी विद्या है इसमें उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता तथा प्रकृति का अनानुपाती शोषण न हो, इसके सुनिश्चित होने की आवश्यकता नहीं है। देश, दिशा, दूरी, विस्तार, आयाम, कोण, हर मानव इन सभी मुद्दों को जांचना चाहते हैं। ज्ञान के लिए, समझने के लिए दूरी का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, इस पर हर मानव का ध्यान जाता ही है। दूरी के मूल में मानव में समाहित आँख और आँख पर प्रतिबिंबित विभिन्न वस्तुएं परस्परता के बीच स्थित हैं। यह मूलतः स्थिति की स्वरूप हुई। मानव की आँखों में विभिन्न वस्तुएं प्रतिबिंबित रहती हैं। मानव की भाषा के अनुसार कुछ चीज़ें पास में दिखती हैं, कुछ दूरी में दिखती हैं। इसी आधार पर दूर दूर में सूरज, चांद, तारे को देखते हैं। पास पास में धरती, हवा, जल, पहाड़, पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी मानव को देखते हैं। इस प्रकार से मानव के आँखों पर वस्तुएं सदा सदा प्रतिबिंबित रहती ही हैं। हम देख पाएँ तभी भी रहते हैं, ना देख पाएँ तब भी रहते हैं। इन्हीं तथ्य के आधार पर दूरी और माप की व्याख्या दूसरों को समझाना भी चाहते हैं, स्वयं समझना भी चाहते हैं। दूर में हो, पास में हो, हर इकाई व्यापक वस्तु में ही समाई रहती है। समाये रहते हुए भी पास और दूर हमको दिखाई पड़ते हैं। इस विधि से दूरी का मतलब यह हुआ, सत्ता में डूबी हुई स्थिति का हम अनुभव करते हैं। इस आधार पर दूरी को नापने का तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हम एक दूसरे के बीच में व्यापक वस्तु को ही नाप के रूप में पाते हैं। यह दो विधि से संपन्न हो पाता है। जैसा दूर दूर में सूरज, चांद, तारे को देखते हैं, इन्हीं दूरी को धरती पर दो ध्रुवों को अथवा दो शंकुओं को स्थापित कर इन दोनों के मिलन बिंदु के रूप में सूरज, चांद, तारे को एक लक्ष्य बनाकर इन दोनों के विभिन्न कोणों के आधार पर, इन दोनों के मिलन बिंदु के आधार पर दूरी का पता लगा देते हैं। इसका नाम है ज्ञात दूरी को ज्ञात करना। दूसरा विधि है ज्ञात दूरी की ज्ञात करना। ऐसा घटना किसी भी रचना पर ही होना पाया जाता है। रचना ज्ञात रहता है, दूरी अज्ञात रहता है। जैसे धरती में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आदि अनेक प्रकार के हम नाप किया करते हैं। ये धरती स्वयं में एक रचना है। किसी एक शंकु में अथवा ध्रुव बिंदु से नाप शुरू करते हैं। जिसकी दूरी नापना है वहाँ तक नाप लेते हैं। यह दूरी ज्ञात थी, उसको नाप लिया। नापने की क्रिया का हम को बोध होता है, जिसको नापा इसका भी बोध होता है। अब नाप क्या चीज़ है इसका भी बोध होना आवश्यक है। भौतिक तुलना में छोटी वस्तुओं को तौलने की जब मानव को आवश्यकता हुई, तब भौतिक तुला के सूक्ष्मतम तौल को निश्चित बिंदु मानकर उसके दशांश शतांश के आधार पर विखंडन विधि को गणितीय विधि से अपनाया। इसी क्रम में आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी विधि से एक एक वर्ग इंच में लाखों विभाजन, लाखों में वर्गों को विभाजित कर संख्याकरण कर लिया। इसके उपयोग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर के रूप में प्रयोग किया ही जा रहा है। आगे आगे पीढ़ी के लिए प्रयोग करने के लिए ये सब उपलब्ध है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापने के क्रम में नापने वाला वस्तु किसी न किसी धातु अथवा लकड़ी से बनी रहती है। ऐसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व्यापक में समाई हुई है। यह तथ्य हमें विदित है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच में जो कुछ मापते हैं, ध्रुव से ध्रुव के बीच में व्यापकता को ही मापे रहते हैं। इन दोनों के बीच दूरी को उसकी निश्चित दूरी मान लेते हैं, संख्याकरण कर लेते हैं, स्पष्ट भरोसा रखते हैं। यह ध्यान में लाने का मतलब यही है कि हम कुछ भी मापेंगे, दूरी के रूप में परस्परता के बीच व्यापक वस्तु ही है। इस प्रकार के सभी मापदंड के स्वरूप व्यापक वस्तु को मापकर एक एक वस्तु माप लिया, ऐसा मानते हैं। जैसा लंबाई वैसा ही चौड़ाई, वैसा ही ऊंचाई है, जिसमें ही सारी इकाई आती है। जैसा यह धरती व्यापक वस्तु में डूबे घिरे भीगे रहने के आधार पर वस्तु के नाम पर वस्तु में ही हर वस्तु को ही मापे रहते हैं।
सह अस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। इसी क्रम में तौल का कार्य भी सफल हो जाता है। विखंडन प्रणाली भी मापदंड के आधार पर सफल होती है। मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पर ही अर्थात संयमशीलता पूर्वक जीने के आधार पर ही मानव सूक्ष्मतम संकेत से स्थूलतम संकेत तक के लिए घटाने बढ़ाने के मापदंडों को करतलगत कर चुके हैं। इस प्रकार मापदंड अंततः स्वयं में किसी वस्तु का अथवा गति दबाव तरंग शब्दों का सूक्ष्मतल स्थूलतम गति दबाव को बढ़ाने घटाने के रूप में पहचानने की विधियां हैं। ये ज़्यादातर दूर संचार के लिए अनुकूल हुआ है। विस्तार अपने में रचना की अवधि के बराबर होता है। कोई रचना इकाई जितने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में फैली हुई है वह उसका विस्तार है। रचना के मूल में यह तथ्य हमें विदित हो गया है कि परमाणु से अणुओं से अणु रचनाएं छोटे बड़े होने की बात स्पष्ट हो चुकी है। यह धरती जैसी अनेक धरती भी अणुओं से रचित रचनाएं हैं। कई अन्य ग्रह गोल में भी इस धरती की तरह ठोस तरल विरल वस्तुएं हो सकती हैं। अनेक तरह के ग्रह गोल हमारे आँखों के सम्मुख प्रतिबिंबित रहते ही हैं। हम यह भी जानते हैं दूर दूर में बहुत सारी धरतियां हो सकती हैं। इस धरती के संबंध में भी कोने कोने को पहचानने के लिए प्रयत्न हुआ। अन्य धरतियों को पहचानने की इच्छा मानव में रहती ही है। इसके लिए प्रौद्योगिकी विधि से प्रयास काफ़ी वर्षों से किया जा रहा है। यह सब अपनी गति से प्रयासों के अनुपात से संभव होता ही रहेगा। मुख्य मुद्दा इस धरती पर मानव परस्पर विश्वास के साथ पर रहने का है। अपने विश्वास पर जीने के लिए पहले समझ चुके हैं स्वयं में विश्वास होना है। श्रेष्ठता का सम्मान करने में, व्यक्तित्व की कसौटी में प्रतिभा को प्रमाणित करने में, व्यवहार में सामाजिक होने, व्यवसाय में स्वावलंबी होने से है। विश्वास प्रतिष्ठा हर मानव चाहता है। स्वयं में विश्वास का मतलब इतने में सार्थक होना पाया जाता है। तभी इस धरती पर सदा सदा के लिए मानव परंपरा आश्वस्त होना बनता है। इस धरती का विस्तार अपने में निश्चित हो चुका है। मानव के मापदंड से भी धरती का स्थल अपने में स्वयं सिद्ध है। यह धरती विभिन्न प्रजातियों के अणुओं का सह अस्तित्वपूर्ण रचना स्पष्ट है। इस पर स्वयं में रासायनिक रचनाएं भी प्रकट होकर मानव शरीर पर्यंत प्रमाणित हो चुकी हैं। मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में पूरी धरती अनेक ग्रहगोल ब्रह्मांडीय किरणों तक का अध्ययन करने का अधिकारी है। इन सब का उपकार मानव को उपलब्ध हो चुका है। इसी के साथ मानव का अध्ययन मानव के लिए अधूरा ही रहा। इसी की आपूर्ति आवश्यक रही। इसके लिए समुचित विधि ज्ञान विवेक विज्ञान रूप में स्पष्ट हुई। इस क्रम में रचना के फैलाव को विस्तार के रूप में हम समझने लगे हैं। इस विस्तार को मापदंडों के आधार पर संख्याकरण भी कर लिया। मील किलोमीटर आदि संज्ञा से इस धरती के विस्तार मानव के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्रस्तुत है ही। इसी धरती के विस्तार के ऊपरी हिस्से में अटूट ऐश्वर्य प्रस्तुत है ही। सबसे प्रमुख ऐश्वर्य जंगल है। इन सब को बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन की आवश्यकता पर ध्यान गया, जिसे पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए धरती के विस्तार को समझते हुए ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए निष्ठा प्रवृत्ति सक्रियता आवश्यक है। देश, इस विस्तार को ही हम देश के नाम से जानते हैं। प्रचलित विधि से अनेक देशों का नाम पहचाना गया है। यदि हम पूरे ईमानदारी से सोचें तो किसी भी एक रचना का विस्तार ही देश होता है। जैसे यह धरती अपने में एक निश्चित विस्तार संपन्न है ही। धरती स्वयं में ना तो विभाजित है ना विखंडित है। इस धरती की अखंडता अपने आप में सबको विदित है। इसके बावजूद अनेक देश राज्य के नाम पर इसे विभाजित करने का यत्न रहा है। इस धरती का अखंड होना स्वयं में इस धरती पर मानव अपने को अखंड समाज के रूप में पहचानने का प्रेरणा भी है। मानव अपने अखंडता को पहचानने के उपरांत ही इस धरती पर मानव के सुरक्षित होने की संभावना उदित होती है। मानव विखंडित रहते तक धरती के क्षतिग्रस्त होते रहने की संभावना बनी है।
अतएव धरती अपने में एक रचना होते हुए इसी रचना में अविभाज्य रूप में विद्यमान सभी इकाइयाँ धरती की अखंडता के साथ जुड़े ही हैं। इसी प्रकार हर रचना, हर धरती की रचना अपने आप में इकाई संपूर्ण है। ऐसे अखंड धरती के उदाहरण के रूप में इस धरती को पहचान सकते हैं। धरती पर चारों अवस्था प्रमाणित हो जाए, विकसित धरती का अथवा विकासशील धरती का तात्पर्य यही है। इसी आधार पर इस धरती की रचना और उसकी महिमा मानव को बोध होता है। अखंडता विधि से मानव में से के लिए अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था अध्ययन व प्रमाणित करने की व्यवस्था मानव के लिए सुलभ हो गई है। इस धरती पर हर वनस्पति, जीव और मानव एक एक रचना है। ये सब धरती के साथ ही वैभव हैं। ये सभी रचना की एक एक अवधि हैं। हर धरती, पेड़ पौधे, जीव जानवर, मानव अवधिगत रचना के रूप में प्रमाण हैं। ये सब अपने अपने अवधि के आधार पर अवधियों को प्रमाणित कर रहे हैं। जैसे धरती का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापा जाता है, वैसे ही मानव की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापा जाता है। इसी क्रम में पेड़ पौधे, पत्थर, मणि, धातु भी अपने अपने ढंग की रचना होना, उसका माप तौल के साथ पहचान होना पाया जाता है। इस विधि से रचना की महिमा, रचना के साथ उसकी अवधि, इनमें परस्पर पूरकता और उपयोगिता अपने आप स्पष्ट होती रहती है। रचना के आधार पर ही विरचना और पुनः रचना की बात स्पष्ट होती है। धरती अपने में रचना, इसकी निरंतरता के अर्थ में विकास क्रम में विकास को स्पष्ट करने और जागृति को स्पष्ट करने के अर्थ में विद्यमान है। क्योंकि इस धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो चुकी हैं। धरती अपनी रचना तक सीमित रहती है। इस धरती पर सभी अवस्था और पद प्रमाणित हो चुकी हैं, शून्याकर्षण में वर्तमान हो चुकी है। इस आधार पर रचना अगर संपूर्ण वैभव संपन्न होता है, तब ये चारों अवस्थाएं प्रकट हुआ करते हैं। चारों अवस्थाओं सहित इस धरती की महिमा और गरिमा सुस्पष्ट हो चुकी है। जैसे धरती पर चारों अवस्थाएं नहीं होते, तब मानव भी नहीं होता। मानव होने के पश्चात ही भ्रमवश धरती विरोधी कार्य किया है। वही जागृति पूर्वक इस धरती के अनुकूल अर्थात विकास और जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में मानव अपने को व्यवस्थित कर लेना, प्रमाणित कर लेना, कार्य व्यवहार को स्पष्ट कर लेना आवश्यक व समीचीन है। दिशा और दृष्टि। दिशा के संबंध में मानव सूर्य के सम्मुख खड़े होकर आगे पीछे, दाहिने बाएं के रूप में दिशा को पहचानना प्रचलित है। इसे नाम भी दिया जा चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यह भी प्रचलित है। इसके बाद दिशा के मूल, उद्गम और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया रही है। हर मुद्दा सहअस्तित्व में से के लिए ही निर्धारित होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा भी सहअस्तित्व के अर्थ में ही निर्धारित होना स्वाभाविक है। सहअस्तित्व में पूरकता, उपयोगिता विधि समाया ही रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानने के लिए किसी एक को ध्रुव रूप में पहचानना आवश्यक है। जैसा मानव को धरती के साथ हम ध्रुव रूप में पहचानते हैं। एक बिंदु अनेक अंशों का केंद्र बना जाता है। केंद्र से कुछ दूरी पर दो अंशों को सरल रेखा से जोड़ने पर कोण बन जाता है। इस विधि से प्रत्येक एक अनंत कोण संपन्न होना समझ में आता है। अंशों का संयोजन विधि से ही कोण होना स्पष्ट होता है। उक्त प्रकार से हर वस्तु एक केंद्र बिंदु, हर केंद्र बिंदु में अनंत अंश जुड़े रहते हैं। जैसा पहले 45 अंश को एकजुट में दूर दूर तक फैलाने से एक वस्तु के सभी ओर 8 दिशा हो जाती हैं, इसी प्रकार 90 अंश के विभाजन विधि से 4 दिशा बन जाती हैं। 180 के विभाजन करने पर 2 दिशा बन जाती हैं। इस प्रकार दिशा निर्धारण करने के लिए एक वस्तुएं अनेक अंशों के केंद्र होने की विधि से समझ में आता है। दूसरी विधि यही है, एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु, धरती के सामने सूरज के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। इन दोनों विधा से कोण किसी केंद्र के अंशों के आधार पर स्पष्ट होता है, क्योंकि सूरज भी चांद भी अनंत अंश का ही केंद्र है। जब कभी सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित होगी, सूरज के 90 अंश अथवा 100 अंश पर होगी। 90 अंश दिशा को पहचानने वाले के आधार पर बनता है, 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है।
देखने वाले के रूप में मानव को हम पहचान चुके हैं। मानव दृष्टि को जिस ओर दौड़ाता है वह दोनों आँखों के साथ 90 अंश ही बनता है। इसी का नाम दृष्टिपात है। 90 अंश का शुरुआत बिंदु में है। यह बिंदु ठीक दोनों आँखों के पीछे दोनों चक्षुओं के स्नायु जुड़ने वाली जगह पर ही होती है। यह मेधस तंत्र में ही स्थापित रहता है, भौतिक रासायनिक तंत्र के रूप में स्थापित रहता है। चक्षु तंत्र अपने में रासायनिक रचना तंत्र और जीवंतता सहित मानसिकता के साथ क्रियाशील रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव जीवन की उपस्थिति में ही दिशा काल आदि बोध होने की बात किया जा सकता है। यांत्रिक विधि से भी यदि हम दिशा काल संबंधी क्रिया करते हैं तो उसमें भी पहले कही हुई सभी क्रियाएं मानव से संबंधित रहते ही हैं। अतएव यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है। स्वयं प्रमाण के मूल में भी मानव ही है, क्योंकि मानव ही प्रमाणित करने वाली इकाई है। किताब प्रमाण के मूल में भी मानव ही प्रमाण है। इस प्रकार मानव का प्रमाण विधि को समझने के क्रम में मानव चक्षु तंत्र को समझना भी आवश्यक रहता है। दृष्टिपात अपने में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है। इसी क्रम में दृष्टिपात में आने वाली सभी वस्तु निश्चित दूरी में रहने पर उसका विस्तार चक्षु तंत्र द्वारा बोध हो पाता है। बोध होने की क्रिया जीवन में ही होती है। चक्षु तंत्र द्वारा भी मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप होने के आधार पर समझ में आता है। ऐसी वैभव संपन्नता एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह हर मानव में शोधपूर्वक पहचाना जा सकता है। अपने भी अन्य में भी दिशा देश को पहचानने के लिए दृष्टि संपन्नता का होना एक अनिवार्य स्थिति है। इसके बिना दिशा निश्चयन, पहचान और उपयोगिता का प्रमाण संभव नहीं है। इसमें प्रधानतः दृष्टि के संदर्भ में, दृश्य को पहचानने के संदर्भ में, इन पहचानने के आधार पर उपयोगिता, पूरकता, प्रयोजन को प्रमाणित करने के संदर्भ में मानव ही एकमात्र समर्थ इकाई है। मानव को दिशा को निर्धारित कर लेने की आवश्यकता इस धरती पर है। धरती से बाहर विद्यमान ग्रह गोल से भी वास्ता है। इस क्रम में आकाश में गतित होने के लिए भी दिशा निर्धारण एक आवश्यक स्थिति है। जल यात्रा में भी आवश्यक है। धरती पर गांव से गांव जाने के लिए दिशा निर्धारण अति आवश्यक है। जागृति क्रम जागृति को पहचानने के लिए भी निश्चित दिशा चाहिए। इस प्रकार मानव की प्रवृत्तियां बहुत आयामी होने के आधार पर, बहुकोणीय होने के आधार पर, दिशा निर्धारण होने के आधार पर ही कार्य निर्धारण होना पाया जाता है। भूचर, जलचर, नभचर विधि से हमें जहाँ गतित होना है उसके लिए गम्य स्थली को निर्धारित करने की आवश्यकता रहती ही है। ऐसे निर्धारण के उपरांत ही निश्चित लक्ष्य गम्य स्थली के लिए निश्चित दिशा विधि से ही पहुँच पाते हैं। इसे हर व्यक्ति छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे पर परीक्षण कर सकता है। इसके आगे यह भी सुस्पष्ट हो गया कि दृष्टि के बिना दिशा अपने में निर्धारित होती ही नहीं। दृष्टि के साथ ही दिशा निर्धारण हो पाता है। दृष्टि का केंद्र मानव ही है। मानव में ही समझने की दृष्टि समाहित रहती है। चक्षु तंत्र के साथ ज्ञान तंत्र, सोच, विचार, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध, अनुभव क्रियाएं मानव में संपन्न होती हैं। इसके लिए मानव में जीवन और शरीर के सहअस्तित्व को पहचाने रहना आवश्यक है। इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। दृष्टि मानव में सहअस्तित्व विधि से ही सभी आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्यों में सार्थक होना स्पष्ट है। इसीलिए दृष्टिपूर्वक ही लक्ष्य दिशा निर्धारण होना समझ में आता है। कोण के संदर्भ में किसी एक इकाई को एक केंद्र बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत बिंदु में अनेकानेक अंश समाया हुआ सुस्पष्ट हो चुका है। कितनी भी अंशों की हम परिकल्पना कर सकते हैं, उससे अधिक अंश एक बिंदु में जुड़ा ही रहता है। ऐसे जुड़ी हुई निश्चित बिंदु पर समानांतर रेखा, आधार रेखा को जोड़ने वाली लक्ष्य रेखा को स्थापित करने पर कोण स्पष्ट हो पाते हैं। हर दो अंशों को जोड़ने पर निश्चित अंशों का कोण बन ही जाता है।
इस प्रकार हरेक में एक से अनंत कोण समाया ही है। सीधा समकेंद्रीय रेखाओं के आधार पर ही अंशों का पहचान होता है। समकेंद्रीय रेखा का मतलब एक बिंदु से जुड़ी हुई सभी ओर फैली हुई रेखा है। इसको अंश विभाजन रेखा के नाम से पहचाना गया है। इसी विधि से समकेंद्रीय रेखा एक बिंदु में बहुत सारा जुड़ा हुआ चित्र को हम हर व्यक्ति बना सकते हैं। ऐसे परस्पर रेखाओं की जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे परस्पर रेखा की दूरी भी बढ़ती जाती है। इसी क्रम में दृष्टिपाठ की पहचान हो जाती है, स्पष्ट भी होती है, स्वीकार भी होती है। अंश, कोण, विस्तार, दूरी, ये सब मानव दृष्टि के गम्य तथ्य हैं। इसलिए मानव की दृष्टि को आधार में रखते हुए हर तथ्यों को पहचानने की विधि बनती है। इसी प्रकार दूसरे विधि से किसी समतल रचना पर दो ध्रुवों को पहचानने के अनंतर, इसी समझ के आधार पर तीन ध्रुवों को पहचानने के अनंतर ध्रुवों से जोड़ने पर कोणों का पहचान होती है। हर कोण किसी न किसी निश्चित संख्यात्मक अंशों का चित्र होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा और कोण दोनों स्पष्ट होते हैं, इसी के साथ दूरी भी स्पष्ट होती है।